नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट पर बात करने वाले हैं जो भले ही हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुआ हो, लेकिन जिसका असर सीधे सीधे भारत की खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर यानी उर्वरक के संकट की। अच्छा, एक सवाल सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि फर्टिलाइजर का जो बैग आज आसानी से मिल रहा है उसकी कीमत अचानक 10 गुना बढ़ जाए? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल आज की कड़वी सच्चाई बन सकता है। और इसका जवाब आपको सच में चौंका देगा। अगर सरकार की सब्सिडी और मदद न हो तो जो यूरिया की बोरी आज करीब 300 रुपए की मिलती है वो 3000 रुपए तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, 10 गुना ज्यादा। बस इसी से इस संकट की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे को और गहराई से समझते हैं। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, ये वैश्विक तूफान आखिर है क्या? फिर, भारत पर इसका असर क्या है? तीसरा, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? और आखिर में, भविष्य के लिए हमारे सामने क्या बड़े सवाल हैं? देखिए, ये जो संकट है ना, ये किसी एक वजह से नहीं आया है। असल में ये कई सारी ग्लोबल घटनाओं का एक कॉकटेल है, एक मिला-जुला असर, जिसने फर्टिलाइजर मार्केट में एक भूचाल ला दिया है। और इस स्लाइड से पता चलता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। मतलब एक के बाद एक झटके लगे। मार्च की शुरुआत में हुर्मुज स्ट्रेट में दिक्कतें शुरू हुईं, फिर 17 मार्च को रूस के एक बड़े फर्टिलाइजर प्लांट पर हमला हो गया। ठीक 2 दिन बाद चीन ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया और फिर रूस ने भी। हर एक घटना ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। और ये नंबर्स देखिए, ये संकट कितना बड़ा है ये साफ हो जाता है। सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट में गड़बड़ी होने से दुनिया की 1/3 मतलब 33% फर्टिलाइजर सप्लाई पर असर पड़ा। और रूसी प्लांट पर जो हमला हुआ उससे दुनिया भर की 11% अमोनियम नाइट्रेट की सप्लाई ठप हो गई। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे ग्लोबल ड्रामे से, इस वैश्विक तूफान से भारत के लिए क्या चुनौती पैदा हुई है? ये टेबल देखें, ये भारत की असल कहानी बताती है। हम यूरिया बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम यूरिया इस्तेमाल करने में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। और बस यही बात हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और चुनौती बन जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम जितना बनाते हैं उससे कई ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हमें हर साल लगभग 80 से 100 लाख मीट्रिक टन यूरिया बाहर से मंगाना पड़ता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम ये देखते हैं कि दुनिया में यूरिया बेचता कौन है, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। रूस, जो एक बड़ा सप्लायर है, उस पर बैन है। सऊदी अरब और कतर से आने का रास्ता यानी हॉर्मुज स्ट्रेट वो ब्लॉक है। तो हमारे पास मिस्र और ओमान जैसे बहुत ही गिने चुने और छोटे विकल्प ही बचते हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल का ही डेटा देख लीजिए। हमारा घरेलू उत्पादन था 503 लाख मीट्रिक टन, जबकि खपत थी 655 लाख मीट्रिक टन। ये जो 152 लाख मीट्रिक टन का गैप है, ये हमेशा की तरह इंपोर्ट से ही भरा जाता है। तो अब जब सप्लाई इतनी टाइट है और खरीफ की बुवाई का मौसम सिर पर है, तो सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से तो किसानों को पूरा भरोसा दिलाया गया है। कृषि मंत्री का बयान है कि खरीफ सीजन के लिए हमारे पास भरपूर स्टॉक है और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस स्थिति के लिए पहले से तैयार थी। तो सरकार ने किया क्या? उन्होंने इस वैश्विक अस्थिरता का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। संकट के गहराने से काफी पहले ही ग्लोबल टेंडर जारी करके सप्लाई को सिक्योर कर लिया गया था, और मार्च तक एक सेफ स्टॉक भी बना लिया गया था। मतलब फौरी तौर पर देखें तो खरीफ की फसल तो सुरक्षित है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये ग्लोबल लड़ाइयाँ और दिक्कतें चलती रहीं तो ये समस्या बार बार हमारे सामने खड़ी होगी, क्योंकि हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। और यहीं से ये पूरा मामला भारत के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल की तरफ हमें ले जाता है। और ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि जब दुनिया इतनी अनिश्चित हो गई है और सप्लाई चेन्स इतनी नाजुक साबित हो रही हैं, तो क्या हम भोजन जैसी बुनियादी जरूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहने का जोखिम उठा सकते हैं, या फिर आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है?